गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैथ्स की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास एक मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर बोर्ड एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित है। इसमें प्रत्येक चैप्टर, प्रत्येक प्रश्नावली से सवाल लिए गए हैं। मैं आपको अच्छी तरीके से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे आशा है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला सवाल। अपने पास पहला सवाल है कि यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्नों को अपने को हल करके एग्जाम में लिखना होता है। निम्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। लेकिन ये मैथ्स के सवाल है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, अपने को सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसका आंसर निकलेगा। हम डायरेक्टली देख के नहीं बता सकते कि हाँ कोई सवाल ऐसा हो तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पर अपने पास पहला सवाल दिया हुआ है 144 व 198 का मसब कितना होगा। यहाँ पर 144 और 198 का मसब का मतलब होता है महत्तम समावर्तक, यहाँ हम कह सकते हैं HCF। अब अपने को HCF बताना है, तो HCF बताने के लिए हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब हम 144 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आकर लगभग आ जाएगा 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2, 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 आता है। और जैसे 198 का हम करेंगे, जब 198 का करेंगे तो 198 का लगभग आ जाएगा अपने पास 2 की घात 2 की घात शायद एक ही आएगी, 2 एक इंटू 3 की घात 2 इंटू 11। जब हमने ये किया तो अपने पास 144 का 2 की घात 4 इंटू 3 का स्क्वायर और 198 का लगभग आ गया 2 इंटू 3 का स्क्वायर और 11। अब अपने को HCF में क्या करना होता है, HCF में अपने को देखना है कि सबसे पहले तो दोनों में कॉमन क्या है। 144 के जो अपने अभाज्य गुणन किए उसमें और 198 में, इन दोनों में कॉमन क्या है वो अपने को देखना है। तो कॉमन देखेंगे हम, एक तो 2 है और एक 3। जो कॉमन है वो हम लिख देते हैं 2 इंटू 3, 2 और 3 हमने लिख दिया। अब देखना है कि इसमें घात सबसे कम कहाँ पर है। देखो यहाँ पर देखेंगे तो 2 की घात 4 है। 144 में कितनी आ रही है, 2 की घात 4, जबकि 198 में कितनी आ रही है, सिर्फ एक घात आ रही है। तो अपने को क्या करना है, सबसे कम घात वाला लेना है। HCF में सबसे कम घात वाला और LCM में सबसे ज़्यादा घात वाला लिया जाता है। तो यहाँ पर 2 की घात लिख देंगे 1। और अब देखना है 3 की घात यहाँ पर समान है दोनों, 3 की घात 2 और 3 की घात 2। यदि कम होती तो हम कम वाला लेते, लेकिन दोनों की समान है तो हम क्या करेंगे, समान वाला ही लेंगे। तो 3 की घात आ जाएगी 2। अब 2 की घात 1 और 3 की घात 2, इन दोनों का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 2 और 3 की घात 2 कितना होता है, 9। 2 और 9 का जब हम गुणा करेंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 18। कितना आंसर आ जाएगा, 18, जो यहाँ ऑप्शन 4 में अपने को दिया हुआ है। तो हम ऐसे ही सवालों को हल करेंगे। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल अपने पास है, बहुपद px बराबर x माइनस 5 ब्रैकेट 3 प्लस x। ये जो अपने पास दिया हुआ है इसके अपने को घात बतानी है। घात बताने के लिए क्या करेंगे, ये बहुपद है, इसको अपने को पहले हल करना पड़ेगा। तो हम देखिए ये ऑप्शन वाला सवाल है, तो अपने को पता करना है कि इन चारों में से कौन से सही होगा। तो हम इसको पूरा हल करके नहीं करके हम ये देखते हैं कि हम क्या करेंगे, x का गुणा 3 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3x, और x का गुणा x के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर। अब वापस हमें -5 का 3 के साथ और -5 का x के साथ करना पड़ेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ के x और x दोनों का हम जब गुणा करेंगे, जब x और x का गुणा किया गया तो क्या आ गया, x का स्क्वायर। जब x का स्क्वायर आ गया तो हम देखते हैं कि यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है। x की घात कितनी आ गई, 2। तो अपने जो बहुपद है उसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 2, जो ऑप्शन सेकंड में अपने पास दिया हुआ है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ऐसे इस प्रकार अपन हल कर सकते हैं। अगला सवाल अपने पास है, बिंदु -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित है। सबसे पहले अपने को पता होना कि चतुर्थांश होता क्या है।
तो जैसे ही हमने ग्राफ बनाना सीखा होगा तो उसमें क्या होता है, हम देखते हैं कि एक होता है एक्स एक्स जिसमें एक्स प्लस और एक्स माइनस, और एक होता है वाई एक्स जिसमें वाई प्लस और वाई माइनस। अब देखिए ये जहाँ पर क्रॉस करता है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। देखिए यहाँ पर अपने को चतुर्थांश बताना है। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ये जो -3 और 5 लिखे हुए इसमें जो फर्स्ट में लिखा जाता है वो क्या होगा, वो होता है एक्स का मान। किसका मान होता है, एक्स का। तो एक्स का मान अपने पास -3 है, तो एक्स का मान जो -3 है वो हम देखेंगे कि ये जैसे एक्स प्लस और एक्स माइनस, लगभग एक्स का जो माइनस मान होते हैं वो इस अक्ष पर आने चाहिए। अब दूसरा क्या है, प्लस के 5 से। अब दूसरी जगह पे जो लिखा गया ये होता है वाई का मान। हम देखेंगे वाई अक्ष ये और प्लस कौन सा होता है ये। अब माइनस और ये प्लस, अब हम देखेंगे तो चतुर्थांश कौन सा होगा, ये वाला। जब ये वाला चतुर्थांश है तो हम देखेंगे कि यहाँ से ये जो चतुर्थांश होता है वो पहला होता है, ये चतुर्थांश होता है जिसे हम दूसरा चतुर्थांश, और इसे हम तीसरा और इसे हम चौथा चतुर्थांश कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला और दूसरा। तो जो -3 और 5 कौन से चतुर्थांश में स्थित होगा, तो इसका आंसर अपना आ जाएगा द्वितीय चतुर्थांश या दूसरे चतुर्थांश में -3 और 5 स्थित होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं अपने। अगला सवाल अपने पास सांख्यिकी से लिया गया है जिसमें है आंकड़ों 5 7 6 5 6 8 4 5 का बहुलक बताना है। बहुत इजी है, आप सभी को पता होगा कि बहुलक क्या होता है। जब अपने को किसी मान दिए हुए हैं और मान श्रेणी क्रम में लिखे हुए हैं, किसी सीरीज में लिखे हुए हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि जो मान है या जिसका मान है ज़्यादा बार आया है वही बहुलक कहलाता है। तो हम यहाँ देखेंगे, देखिए 5 1 5 2 बार और 5 लगभग 3 बार आया है, और हम देखेंगे 6 1 और 6 2 बार। तो 5 आया है अपने पास 3 बार और 6 आया है 2 बार। बाकी संख्या अपन देखेंगे 8 एक बार है, 7 एक बार है और लगभग 4 भी एक बार है। तो हम देखेंगे सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, सबसे ज़्यादा बार अपने पास आया है 5, वो भी कितने बार आया, 3। तो अपना जो बहुलक होगा वो होगा 5, कि कौन सी संख्या ज़्यादा बार आई है, वो है 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला सवाल 5वां है अपने पास, एक खंबे की परछाई की लंबाई। अब परछाई की लंबाई अपने पास 2 मीटर दी हुई है, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण अपने पास 60 डिग्री है। तो खंबे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये अपने पास कौन से चैप्टर से सवाल है, ये चैप्टर है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से ये सवाल लिया गया है, जिसमें अपने पास लंबाई दी हुई है परछाई की और जो उन्नयन कोण। अब उन्नयन कोण क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति नीचे खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखता है, जब नीचे खड़ा होकर ऊपर की तरफ देखता है तो वो ऊपर की तरफ देखने और जो क्षैतिज का जो के बीच का जो कोण होता है वो कहलाता है उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है ऊपर की तरफ देखने पर जो कोण बन रहा है वो उन्नयन कोण कहलाता है। यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है अपने पास 60, और खंबे की लंबाई अपने को ज्ञात करनी। हम जानते हैं खंबा कैसा होगा, खंबा एक समकोण की तरह होगा। ये हम धरती मान लेते हैं, ये हमने अपना खंबा मान लिया। और ये जब हमने खंबा माना है तो यहाँ पर जो परछाई है वो अपने पास 2 मीटर दी हुई है। परछाई कितनी दी हुई है अपने पास, 2 मीटर। तो ये अपने परछाई यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि कोई भी खंबा है तो उसकी परछाई नीचे की तरफ भी बनेगी। तो ये अपने पास आ गई परछाई, वो है 2 मीटर। अब यहाँ से जो कोण बन रहा है वो अपने पास दिया हुआ है 60 डिग्री। कोण कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। तो अपने को इस खंबे की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हम इस खंबे की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, हम देखते हैं तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज में ये लंब होगा और जो समकोण है उसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, और न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब। तो हमें निकालना है लंब। लंब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति के अंदर जाएंगे और त्रिकोणमिति का जो अनुपात है, कौन सा अनुपात देखेंगे, tan थीटा। क्या देखेंगे, tan थीटा। क्योंकि हम tan थीटा हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का एक अपने पास सूत्र है, उससे हम देखेंगे, इस सूत्र से जब हम देखेंगे तो लंब और आधार, क्योंकि अपने पास लंब है और आधार, आधार अपने पास दिया और लंब निकालना है। तो और लंब और आधार किस में आ रहा है, लंब और आधार tan थीटा में होता है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर अपन लिखते हैं लंब। लंब अपने को निकालना है और आधार अपने पास कितना दिया हुआ है, 2 मीटर। हम जानते हैं tan थीटा, tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री। तो हम जानते हैं tan 60 का मान कितना होता है, वर्गमूल 3। tan 60 का मान कितना हो जाएगा, वर्गमूल 3। हाँ, ये हो गया वर्गमूल 3। अब वर्गमूल 3 बराबर हम लिखेंगे लंब बटे 2,
क्योंकि इस परछाई की लंबाई कितनी है 2 मीटर। जब 2 को हम लंब के डिवाइड में है, इसको मैं इस तरफ भेजूंगा वर्गमूल 3 की तरफ, तो ये गुणा हो जाएगा और गुणा होकर हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। तो जो खंभे की लंबाई है वो आ जाएगी अपने पास 2 वर्गमूल 3। तो ये जो किस ऑप्शन में दिया हुआ है अपने को देखना है, तो ये जो ऑप्शन है 2 वर्गमूल 3 मीटर ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। साथियों इस प्रकार अपने को सवालों को हल करना है। और जो सवाल है, सबसे पहले सवाल समझना बहुत ही जरूरी होता है। सवाल को हम किस प्रकार से समझते हैं और सवाल को समझने के बाद आंसर निकालना बहुत आसान होता है। इसलिए सबसे पहले अपने को सवाल समझना है और कौन से चैप्टर से दिया हुआ है और उस चैप्टर में क्या हुआ है, ये अपने माइंड में सवाल पढ़ते ही सेट हो जाना चाहिए और इससे अपने को आसानी रहती है। चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल अपने पास है, बिंदु -x और -y की मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी। अब मूल बिंदु से दूरी निकालनी है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए वैसे तो ये अपन देखें तो ये जो बिंदु दिया है और मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि ये अपने पास चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से ये सवाल लिया गया है और अपने को मूल बिंदु से दूरी निकालनी। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि जो दूरी सूत्र होता है वो दूरी सूत्र होता है वर्गमूल। वर्गमूल के अंदर होगा, हाँ वर्गमूल के अंदर होगा x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपने पास सूत्र हैं। ये टेक्निकल इश्यू है थोड़ा, इसलिए स्क्रीन पर लिखा नहीं जा रहा है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ अपने पास सूत्र क्या होता है, वर्गमूल x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कहीं कहीं आपको y2 आगे लिखा होगा या x2 आगे लिखा होगा, x2 माइनस x1। तो भी दोनों फॉर्मूले समान होते हैं, क्योंकि जब भी कोई माइनस हो या प्लस, उसका वर्ग हमेशा क्या आएगा, प्लस ही आता है, तो अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने पास दिया हुआ है कि मूल बिंदु। तो मूल बिंदु हम जानते हैं कि मूल बिंदु वह होता है जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दोनों क्या करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद। इसका मतलब वहाँ पर x और y का मान दोनों का क्या हो जाएगा, 0 और 0। जब हमारे पास एक बिंदु के तो मान दिए हुए -x और -y और दूसरे बिंदु के मान दिए हुए 0 और 0, तो जब हम इस सूत्र में लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का वर्गमूल, तो जब ये सूत्र लिखेंगे तो अपने पास जो 0 0 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा और 0 माइनस करने से वह का वही मान रहेगा। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देखिए यहाँ पर -x और -y है तब भी यही आंसर आएगा, और यदि +x और +y है तो भी जो आंसर आएगा मूल बिंदु से दूरी वो हमेशा क्या आएगा, वर्गमूल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये बहुत ही अच्छा सवाल है और आपके एग्जाम में पूछने लायक है, तो इस सवाल को ध्यान रखें। अगला सवाल अपने पास, समांतर श्रेणी A 3A 5A का nवां पद है, अपने को बताना है। देखिए ये सवाल समांतर श्रेणी चैप्टर से लिया गया है और अपने को nवां पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें nवां पद ज्ञात करने का सूत्र पता होना चाहिए, जो कि है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये nवां पद ज्ञात करने का अपने पास फॉर्मूला है। तो हमें दिया हुआ है nवां पद, तो अपने को ज्ञात करना है, जबकि पहला पद a का मान अपने पास a है और n जो कि अपने को दिया गया है n ही रहेगा, और यहाँ से -1 करेंगे। और d का मान कैसे निकाला जाता है, जो दूसरा पद है उसमें से, दूसरे पद में से अपने को पहला पद माइनस करना है। जैसे 3a है और a, 3a दूसरा पद है और a पहला पद है, 3a में से a माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 3a माइनस a, तो ये बचेगा 2a। d का मान अपने पास 2a आ गया, a का मान अपने पास a है, d का मान 2a आ गया और n का मान अपने पास n है। जब इस सूत्र को हम हल करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो आंसर ये होगा a 2n माइनस 1, जो कि ऑप्शन सेकंड में दिया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इस सूत्र से मान रख के इस सवाल को हल करें, आसानी से हो जाएगा। टेक्निकल इश्यू की वजह से स्क्रीन ज़्यादा रोटेट नहीं हो रही है, इसलिए
आप स्वयं इस सवाल को हल करें। अगला सवाल है अपने पास, सभी वृत्त होते हैं समरूप, सर्वागसम, बराबर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, सभी वृत्त समरूप, अब अपने को ये पता होना चाहिए कि समरूप क्या है और सर्वागसम। ठीक है, समरूप का अर्थ होता है जिनका रूप समान हो, जिनका रूप समान हो। कोई भी आकृति, जैसे हम त्रिभुज ले रहे हैं, तो त्रिभुज तो सारे त्रिभुज ही होने चाहिए, भले उनका माप है वो अलग अलग हो, तो वह क्या कहलाएगा, समरूप। और सर्वागसम क्या होगा, सर्वागसम में रूप और आकार, रूप और आकार दोनों क्या होने चाहिए, समान। जैसे हम वृत्त ले रहे हैं, तो वृत्त में यदि दो वृत्त वृत्त सर्वागसम होंगे, उनकी त्रिज्या क्या हो, समान हो, तो ये वह सर्वागसम होंगे। लेकिन सभी वृत्त समरूप होते हैं, भले ही उनकी त्रिज्या अलग अलग हो, लेकिन उनकी जो आकृति है वो हमेशा एक ही तरह की होगी, वृत्त के समान। इसलिए जो अपना आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप। अगला सवाल है, साइन ए बराबर 4/5 हो तो cos ए का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल अपने त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है। अपने को दिया हुआ है साइन ए 4/5, तो अपने को cos ए का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब 4/5 4/5 है, इसी प्रकार कुछ संख्या होती है जो 3 के जोड़ों में होती है। जैसे बता देता हूँ, एक होती है 3, 4 और 5। इसी प्रकार से 8 और 10। एक और बता देता हूँ, 5, 12 और 13। इस प्रकार की संख्या है। क्योंकि त्रिकोणमिति का सवाल है और 4/5 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। हमें कैसा पता चला, क्योंकि हमें सूत्र याद है, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। इस सूत्र की सहायता से हम पता लगा लेंगे कि साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगला सवाल है अपने पास, साइन ए बराबर 4/5 हो तो cos ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अपने पास साइन का मान दिया हुआ है, अपने को cos का निकालना है। यह सवाल त्रिकोणमिति चैप्टर से लिया गया है। देखिए, हम जानते हैं कि लाल बटे कक्का, हमारे पास एक सूत्र है, लाल बटे कक्का, लंब बटे का। क्योंकि त्रिकोणमिति है, तो हमारे पास क्या होगा, लंब भी होगा, कर्ण भी होगा, आधार भी होगा। इन तीनों में से कोई भी दो मान अपने पास होंगे, तो साइन के लिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कोस के लिए होता है आधार बटे कर्ण, और टेन के लिए होता है लंब बटे आधा। हमारे पास साइन है, तो साइन के लिए लंब बटे कर्ण। इसका मतलब लंब का मान 4 होगा और कर्ण का मान कितना होगा, 5। इससे हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लंब और कर्ण दिया हुआ था, आधार निकालेंगे। वो एक अलग तरीका है, इसमें थोड़ा समय लग सकता है, तो मैं एक आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। कुछ फॉर्मूले हैं, सॉरी कुछ संख्या हैं जो अपने याद रखें तो सवाल करने में आसानी रहती है। जैसे 3, 4 और 5। दूसरा 6, 8 और 10। तीसरा इसी प्रकार 5, 12 और 13। ये 3 ऐसी संख्या हैं, 3 जोड़े अपने पास, 3, 4, 5, 5, 6, 8, 10 और 5, 12, 13। इसमें 3 आधार या लंब हो सकता है, आधार, लंब और कर्ण। तो हमेशा ध्यान रखना, जो बड़ी संख्या होगी वो कर्ण होगी। जैसे यहाँ पर 5 एक कर्ण होगा, 10 कर्ण होगा और 13 कर्ण। अब लंब और आधार कोई भी हो सकता है। जब 4 और 5 दिया हुआ, तो दूसरा मान अपन निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से 3 आएगा। इसी प्रकार 6 और 8 दिया हुआ है, पाइथागोरस प्रमेय से तीसरा मान निकालेंगे तो 10 आएगा। और 5, 12 और 13 है, तो इसमें से 2 दिए होंगे और एक अपने को निकालना होगा। तो हम
इसी प्रकार देख के आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर 4 और 5 है, तो अपने पास 4 और 5 दिया हुआ है, तो पीछे क्या रहा 3। तो अपने पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, जैसे लंब और कर्ण दिया हुआ तो आधार कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, सीधे ही अपने पास आधार क्या आ जाएगा 3। अब कोस ए बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो अपने पास आधार कितना आया है 3, आधार कितना है अपने पास 3, तो ये आधार अपन लिख देंगे 3 और कर्ण का मान अपने पास पहले से ही 5। तो इसका जो आंसर आ जाएगा इस सवाल का वो अपने पास आ जाएगा 3/5। बिल्कुल आसान तरीके से इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अगला सवाल है अपने पास 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 5 गुणजों का योगफल ज्ञात करना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये सवाल अपने समांतर श्रेणी से लिया गया है, अपने को योगफल निकालना है। तो योगफल का फॉर्मूला अपने पास है एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस फॉर्मूले से हम सवाल को हल कर सकते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है और अपने पास 4 ऑप्शन दिए हुए इसमें से अपने को एक ऑप्शन का पता लगाना है। तो हम इस फॉर्मूले का प्रयोग किए बिना ही हम जल्दी से इस सवाल को हल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 3 के प्रथम 5 गुणज क्या हो सकते हैं। तो 3 के जो प्रथम 5 गुणज होंगे वो होंगे, सबसे पहला तो 3 इंटू 1 करेंगे कितना आ जाएगा 3, फिर प्लस करेंगे 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6। इस प्रकार हम 3 का टेबल लिखते जाएंगे और फिर इनको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ये हो गए प्रथम 5 गुण। जैसे ही हम प्रथम 5 गुणज हुए तो 3 और से 9 हो गए, 9 और 9 18, 18 और 12 30, 30 और 15 45। सीधा ही अपने पास आंसर आ गया 45, जो कि अपना कॉमन सवाल था और बहुत आसान तरीके से अपन इस सवाल को हल कर सके। अगला सवाल अपने पास है एक वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई अधिकतम स्पर्श रेखा है। अब अपन एक वृत्त जो सर्कल ले लेते हैं, अब यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लेते हैं और एक बिंदु लेने के बाद उस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की अधिकतम कितनी स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से हम खींच सकते हैं। जैसे हमने कोई यहाँ पर एक बिंदु लिया है तो इससे मैं एक तो स्पर्श रेखा, सॉरी ये परिधि से जानी चाहिए, एक स्पर्श रेखा ये हो जाएगी, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो जाएगी। मैक्सिमम अपन एक और एक दो स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं। एक बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं 2, और ये बिंदु कहाँ होना चाहिए वृत्त के बाहर होना चाहिए। तो किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर अपन अधिकतम सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट साथ में अपने सवाल दिया हुआ है, ये सवाल है वह रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, वृत्त को क्या कर रही है 2 बिंदुओं पर काट रही है, वह रेखा क्या कहलाती है। जैसे अपन ने ये वृत्त बना दिया, अब ये वृत्त है, इस पर हम एक स्पर्श सॉरी कोई एक रेखा ले लेते हैं और रेखा क्या करें वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटे, जैसे एक यहाँ पर कट कर लिया और एक यहाँ पर। अब ये रेखा जा रही है और वृत्त को 2 बिंदुओं पर कट कर रही है, तो इसका मतलब है ये एक छेदक रेखा है। कौन सी रेखा है छेदक रेखा, क्योंकि ये वृत्त को क्या कर रही है छेद कर रही है, इसलिए ये कौन सी रेखा कहलाएगी छेदक रेखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट सवाल है आंकड़ों 15, 12, 10, 8, 13, 4, 5 में परिसर अपने को बताना है। परिसर ये संख्या के चैप्टर से लिया गया सवाल है। अब परिसर होता क्या है, परिसर का मतलब रेंज। अपने को रेंज बतानी है, ये जो आंकड़े दिए गए इसकी रेंज बतानी है। तो रेंज बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आंकड़े हैं इसमें से सबसे छोटा मान क्या है और सबसे बड़ा मान क्या है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा मान है वो है 15, सबसे बड़ा मान कितना है 15, और जो सबसे छोटा मान है वो कितना है 4। तो 15 माइनस 4 करेंगे, 15 में से 4 को माइनस करेंगे तो जो अपने पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 11, 11 आंसर आ जाएगा। परिसर समझ में आ गया होगा। रेंज परिसर क्या होता है कि जो सबसे बड़ा मान होता है उसमें से सबसे छोटे मान को अपने को माइनस करना है। जब अपन छोटे मान को माइनस करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 15 माइनस 4 इक्वल टू 11। ऑप्शन नंबर थर्ड में ये दिया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अपने पास
घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन की भुजा क्या है? अपने पास दिया हुआ है घन के एक पृष्ठ का परिमाप। तो देखिए, ये उस चैप्टर से लिया गया है जिसमें जो आकृतियां हैं उनका परिमाप और क्षेत्रफल और आयतन वाला जो चैप्टर है उसमें से ये सवाल लिया गया है। यहाँ पर घन दिया हुआ, हम जानते हैं कि घन की सभी भुजाएं क्या होती है? समान। लेकिन यहाँ पर इन्होंने साथ में ये कंडीशन दे दी है कि घन के एक पृष्ठ होता है घन का, वो होता है एक वर्ग के समान। किसके समान होता है? एक वर्ग के समान। तो उसका परिमाप 28 सेंटीमीटर दिया है, तो घन की भुजा क्या थी? हम जानते हैं कि एक वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होगा? 4 इंटू भुजा, क्योंकि वर्ग की सारी भुजा क्या होती है? समान। तो 4 इंटू भुजा। अब अपने पास परिमाप दिया हुआ है 28। हम क्या करेंगे? भुजा निकालने के लिए इस 4 का भाग दे देंगे 28 में। जब 28 डिवाइड बाई 4 किया जाएगा तो अपने पास आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इस घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है और उसकी भुजा अपने पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट सवाल अपने पास है, एक पासे को फेंकने पर 3 का गुणज आने की प्रायिकता है। ये प्रायिकता चैप्टर से लिया गया सवाल है, बिल्कुल लिखा हुआ है प्रायिकता। हम जानते हैं प्रायिकता क्या होती है? प्रायिकता होती है अनुकूल या संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल या संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। लेकिन यहाँ पर अपने पास कंडीशन क्या है? पासा फेंका गया है और अपने को निकालना है 3 का गुणज। हम जानते हैं कि जब एक पासा फेंका जाता है तो उस पर अंक आने की जो संभावना होती है 1 से लगा के 6 होती है। 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, इन 6 में से कोई भी अंक आ सकता है। लेकिन हमारे पास कंडीशन दी हुई है कि वह होना चाहिए 3 का गुणज। किसका गुणज होना चाहिए? 3 का। तो 3 का गुणज होने के लिए हम देखते हैं कि इन अंकों में एक तो 3 है, वो 3 का गुणज है, और एक संख्या 6 है, वो भी 3 का गुणज है। तो अपने पास संभावित परिणाम कितने हैं? संभावित परिणाम अपने पास है 2। और हम जानते हैं 5 से में कुल परिणाम कितने होते हैं? 6। अब देखिए 2/6 ऑप्शन, किसी भी ऑप्शन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों ऑप्शन में 2/6 अपने को कहीं नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? हम इसको आगे और हल करेंगे। जैसे हम कट कर लेते हैं, 2 में 2 का भाग देते हैं, एक बार जाएगा, और 6 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 3। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/3। तो एक पासे को फेंकने पर 3 का गुणज आने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? 1/3। बिल्कुल आसान तरीके से सवाल को अपन ने हल कर। देखिए, नेक्स्ट सेकंड सवाल दिया हुआ है। इसमें क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए पुस्तिका में लिखी। अपने को क्या करना है? यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिए हुए हैं इनमें पूर्ति करनी। देखिए, किसी असंभव घटना के होने की प्रायिकता होती है। बिल्कुल प्रायिकता से लिया गया सवाल है। और अपने पास जो यहाँ कंडीशन दी हुई है वो असंभव घटना है। हम जानते हैं कि संभव घटना, जो संभव घटना या संभावित घटना होती है उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और जो असंभव घटना है उसकी प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 0। जैसे रात्रि है और रात्रि में हम कह लें कि सूर्य अभी उदय होगा, तो हम जानते हैं कि रात में कभी सूर्य उदय नहीं हो सकता, तो ये एक असंभव घटना है। तो उसके लिए क्या हो सकता? प्रायिकता 0। और जो संभावित घटना होती है, जैसे अपन ने एक सिक्का उछाला और सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों में से कोई एक परिणाम आएगा, लेकिन आएगा जरूर। संभव घटना है, तो जो संभव घटना होती है उसका परिणाम एक, या जैसे हेड या टेल होगा तो उसके लिए 1/2 हो जाएगा, क्योंकि उसकी संभावना 2 है, हेड भी आ सकता है और टेल भी। तो संभव घटना की प्रायिकता होती है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होगी? 0। तो इसमें जो रिक्त स्थान है इसमें अपने क्या लिखेंगे? 0। नेक्स्ट है संचयी बारंबारता सारणी का उपयोग ज्ञात करने में किया जाता है। संचयी बारंबारता का हम जानते हैं CF। क्या होती है संचयी बारंबारता? CF। ये सांख्यिकी चैप्टर से लिया गया। और CF का प्रयोग हम कब करते हैं? जब अपने को माध्यक या माध्यिका निकालनी होती है। माध्यक या माध्यिका निकालने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सारणी का, CF का। तो इसलिए अपना जो रिक्त स्थान है इसमें आ जाएगा माध्यक या माध्यिका।
हम क्या लिखेंगे, माध्यक या माध्यिका लिखेंगे। नेक्स्ट अपने पास है एक ऐसा घनाभ है, एक ऐसा घनाभ है जिसके संयुक्त पृष्ठों का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए घन, यहाँ दिया हुआ है घन, घन ऐसा घनाभ है। घन भी एक प्रकार का क्या है, घनाभ है, जिसमें कितने पृष्ठ होते हैं, सें। घन को हम घनाभ मान सकते हैं। तो सें पृष्ठ होते हैं और सें पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। सें पृष्ठों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान। नेक्स्ट सवाल है अपने पास, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो बी होता है। अब अपने को दिया गया है ए बी और सी, हमें क्या निकालना है, बी का मान निकालना है। तो बी का मान क्या है, समांतर श्रेणी में, इसका मतलब ए और बी के बीच में जो अंतर है वो अंतर की क्या होगा, बी और सी के बीच में ही भी होगा। इसका मतलब बी है वो क्या है, मध्य बिंदु है। तो हम जानते हैं कि मध्य बिंदु निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले वाला और अंतिम वाले को जोड़ के किसका भाग देते हैं, 2 का। तो यहाँ पर बी का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए प्लस सी बटे 2, ये हमारा क्या होगा, आंसर। ये आंसर तभी होगा जब ये जो ए बी सी है वो कैसे हैं, समांतर श्रेणी में है। बिल्कुल ये अपने आ जाएगा बी बराबर ए प्लस सी बटे 2। नेक्स्ट अपने पास रिक्त स्थान है, इसमें दिया गया है कि वृत्त पर स्थित एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अब देखो ये वृत्त है, आगे अपन ने सवाल किया था, वह क्या था कि किसी बाह्य बिंदु से, अब बाह्य बिंदु लेते तो हम कितनी स्पर्श रेखा खींच रहे थे, 2। किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। और एक और कंडीशन होती है कि जैसे कोई वृत्त है, अब बोल दें कि वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, तो वृत्त पर हम अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, अनंत। लेकिन इन्होंने कंडीशन दे दी, क्या कंडीशन दी अपने को, वृत्त पर स्थित एक बिंदु, सिर्फ अपने को बिंदु एक लेना है। कितने बिंदु लेने हैं, एक। अब एक बिंदु हम लेंगे, जब एक बिंदु हम लेंगे तो एक बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। जैसे अपन ने यहाँ कोई एक बिंदु लिया है तो वहाँ से सिर्फ हम एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो वृत्त पर स्थित एक बिंदु से सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा ही खींची जा सकती है। बहुत अच्छा सवाल है, और इस पर हम आंसर में क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक। हाँ। अगला सवाल है अपने पास, 1030 और 1060 का मान होता है। देखिए यहाँ पर 1030 और 1060, अब हम जानते हैं हमारे पास एक सारणी है, और उस सारणी में जो 1030 का मान होता है वो 1030 डिग्री का मान होता है, वर्गमूल 3। और अब 1060 का मान, अब 1060 का मान हम जानते हैं क्या होता है, 1/वर्गमूल 3। जब इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो जैसे ही हम गुणा करेंगे, समान संख्या है, वर्गमूल 3 से वर्गमूल 3 कट हो गया, तो अपने पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ एक। तो हम जब 1030 और 1060 का गुणा करवाएंगे तो इसका मान क्या होगा, एक होगा। क्या मान होता है, एक ही मान होगा। नेक्स्ट, प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य, हमें बतानी है सम संख्या और प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य का मतलब औसत। औसत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, और सभी संख्याओं का जो योग आता है उसमें कितनी संख्या ली है उसका क्या करेंगे, भाग देंगे। अब प्रथम 10 प्राकृत संख्या हम लेते हैं 2, पहली प्राकृत संख्या सम कौन सी है, 2। फिर आएगा 4, 6, 8, 10। इस प्रकार हम आगे कहाँ तक लेंगे, 10 तक। मतलब 10 अंक लेंगे, जैसे 1 2 1, 4 को हम 2, 6 को 3, 8 को 4, 10 को 5, ऐसे लिखते जाएंगे। तो जो अंत में संख्या आएगी वो संख्या तक के सारों को अपने को क्या करना है, योग करना है, और योग में 10 का हम भाग देंगे, क्योंकि क्या कितनी लेनी है, 10। तो हम जानते हैं कि 10 संप्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, योग होगा 110। अब 110 में हम जैसे ही 10 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 11 में 1 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा आंसर 11। तो प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का जो माध्य आएगा वो कितना आ जाएगा, 11। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये अपने रिक्त स्थान के 7 सवाल थे जो अपन ने हल कर दिए। अब अति लघुत्रात्मक प्रश्नों को हम हल करेंगे।
अब हम अति लघुत्रात्मक प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें अपना पहला सवाल दिया हुआ है, संख्या 72 और 120 का लघुत्तम समापवर्तीय एलसीएम ज्ञात कीजिए। अपने को क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। सबसे पहले एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ पर 72 का किया गया 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। इसी प्रकार 120 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इस मेथड से फिर कर सकते हैं हम, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। तो 120 का क्या आ गया? 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। अब देखिए एलसीएम के लिए अपने को ध्यान में क्या रखना है? एलसीएम के लिए सबसे पहले तो वो संख्या लिखनी है जो कॉमन है। यहाँ पर देखिए 2 की घात 3 और 2 की घात 3, मतलब दो कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया, 3 लिख लिया। ये दो संख्या क्या थी? कॉमन थी। अब यहाँ पर 3 तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर 5 शेष रह, उसको भी हमने क्या कर लिया? गुणे में लिख दिया। अब अपने को क्या करना है? 2 की घात 3 और 2 की घात 3, यहाँ पर क्या है? घात क्या है? समान। लेकिन यदि घात समान नहीं हो तो एलसीएम, एलसीएम में ध्यान रखना है कि जहाँ पर घात अधिकतम हो, मैक्सिमम घात वाले को लेना है। लेकिन यहाँ पर घात समान है तो हम क्या करेंगे? 2 की घात 3 ले लिया, तो अपन ने लिख दिया 2 की घात 3। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 की घात 2 है और यहाँ पर क्या है? 3। अब यहाँ पर 3 की घात 2 क्या है? अधिकतम है। तो एलसीएम में अधिकतम घात लेनी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 की घात 3 कैसे आ गया? हाँ, यहाँ पर 3 की घात 1 2 है और यहाँ पर 3 की घात क्या है? 1 है। तो इसमें से हम क्या लेंगे? 3 की घात अधिकतम यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर 3 की घात 2 आएगा, ना कि 3 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा? 3 की घात 2। 2 की घात 3 इंटू 3 की घात 2। अब 5 क्या शेष एक्स्ट्रा में था, तो हम 5 भी साथ में लिख देते। मैक्सिमम घात ली अपन ने यहाँ पर, तो 2 की घात 3 कितना होता है? 8। और 3 की घात 2 कितना होता है? 9। और 5, इनका क्या करेंगे? गुणा कराएंगे। सरलतम करने के लिए हम देखेंगे ऐसी दो संख्या है 8 और 9। 8 और 9 सॉरी 8 और 5 का गुणा किया हमने। 8 और 5 का गुणा करने पर क्या आ गया? 40। और अब 5 का गुणा करवा देते हैं, सॉरी अब करवा देते हैं 9 का। जब 9 और 4 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। और पीछे लगा देते हैं 0। तो अपने पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 360। एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। तो 72 और 122 का एलसीएम कितना आएगा? 360। ध्यान रखना, जब आप एलसीएम निकालते हो तो उन दोनों संख्या, जो भी संख्या दो दी हुई, उन दोनों संख्याओं से या तो क्या आ सकता है? अधिकतम ही आएगा। ध्यान रखना, मैक्सिमम ही आएगा। इन दोनों संख्याओं से हमेशा अधिकतम आएगा या जो बड़ी संख्या है उसके समान आएगा। लेकिन एचसीएफ कभी भी दो संख्याओं से बड़ा नहीं आएगा, ये अपने को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट अपने पास सवाल है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के का एक शून्यक 2 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है और शून्यक दिया हुआ है। तो देखिए शून्यक होता क्या है? शून्यक वह मान होता है, वह मान या वह संख्या होती है जो हम दिए गए बहुपद में रखेंगे एक्स की जगह, तो जो पूरा बहुपद है वह क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बहुपद क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पर बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। तो यहाँ पर एफ एक्स, अब एफ एक्स हमने एक बहुपद को माना है कि एफ एक्स बराबर जो ये दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के। यहाँ पर एक्स का मान हम क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। एक्स का मान कितना रखेंगे? 2। जैसे अपन ने एक्स का मान 2 रखा तो यहाँ पर एक्स की जगह 2 आया, तो 2 का क्या होगा? स्क्वायर। और 4, 4 इंटू 2, तो यहाँ पर प्लस के होगा। क्या होगा? प्लस के। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो ये लिख दिया 4। और 4 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा? 8। प्लस के बराबर क्या हो जाएगा? 0। यहाँ प्लस के और इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। जब बहुपद में जो शून्यक दिया हुआ है उसका मान रखेंगे तो पूरे बहुपद का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 प्लस 8 प्लस के। अब हम देखेंगे 4 और 8 कितना होता है? 12। तो के का मान निकालने के लिए अब 4 और 8 जोड़ने पर 12 आया। 12 को हम क्या करेंगे? 0 की तरफ भेजेंगे, तो के का मान है हमारे पास कितना आ जाएगा? माइनस के 12। तो के इक्वल टू -12 अपने क्या हो जाएगा?
आंसर वो अपने को निकालना था के का मान। बिल्कुल आसान तरीके से इसी प्रकार सवाल को हल करना। अगला सवाल है अपने पास 7 पेंसिल तथा 5 पेन का मूल्य तुल्य मिस प्रिंटिंग की वजह से आया का मूल्य 29 रुपये है। इसे बीज गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीज गणितीय रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? अपन क्या करेंगे, पेंसिल का मान अपन एक पेंसिल का मान x रुपये मान लेते हैं तथा एक पेन का मान कितने रुपये मान लेते हैं, y रुपये। अब एक पेन का मान x रुपये है तो 7 पेनों का मान कितना हो जाएगा, 7 इंटू एक्स। इसी प्रकार 5 पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, एक पेन का y रुपये है तो 5 पेन का कितना हो जाएगा, y इंटू 5 कितना आ जाएगा, 5y। अब इन दोनों का तुल मूल्य नहीं है, यहाँ पर क्या होगा, कुल मूल्य। क्या होगा, कुल मूल्य। अब कुल मूल्य अपने को 29 रुपये दिया हुआ है। 7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य कितना है, 29 रुपये। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, 7x प्लस 5y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 29। ये अपने पास एक प्रकार का बहुपद बन जाएगा। 7x प्लस 5y इक्वल टू 29। बिल्कुल आसान तरीके। दो समरूप त्रिभुज ABC व PQR के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर हैं। यदि PQ बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो AB ज्ञात कीजिए। अपने पास परिमाप दिए हुए दो त्रिभुज के ABC और PQR। अब इनके परिमाप दिए गए हैं 36 और 24। अपने पास PQ 10 सेंटीमीटर दिया है तो AB ज्ञात कीजिए। दो समरूप है, समरूप का मतलब इनके रूप क्या है, समान। तो दोनों हम ले लिए समरूप त्रिभुज। अब हमें, जैसे मैंने ये ले लिया ABC और दूसरा है PQR, तो यहाँ पर हम देखेंगे ABC और PQR, इनके परिमाप तो हमारे पास 36 और 24 है, जबकि PQ 10 सेंटीमीटर है। P से Q ये वाला कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अपने को AB ज्ञात करना है। हम देखेंगे कि ये जो दोनों भुजा हैं ये क्या होगी, इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, समान। समरूप में जो अनुपात होगा वो क्या होता है, समान। तो यहाँ पर देखिए AB और PQ इन दोनों का अनुपात क्या होगा, समान। तो यदि इन दोनों त्रिभुजों का जो अनुपात है भुजाओं का वो समान है तो इनके परिमाप का अनुपात भी क्या होगा, समान। तो AB बटे PQ और हम इनके क्या होगा, परिमाप 36 और 25 इनका भी अनुपात क्या होगा, समान होगा। तो हमने लिख दिया। अब अपने को क्या निकालना है, PQ दिया हुआ है और AB निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कर देंगे AB इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 24 इंटू 10। तो हम क्या करेंगे, इनका सरल करने के लिए 36 में 6 का डिवाइडेशन करेंगे, कितने बार कटेगा, 6 बार। और 24 का 6 से डिवाइडेशन करेंगे, 6 का भाग देंगे, 36 में 6 बार और 24 में 4 बार। तो 6 और 10 का गुणा, 6 और 10 का गुणा करेंगे तो ये जाएगा 60 और डिवाइड में आ जाएगा 4। जब 60 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो अपने पास जो आंसर है वो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 60 में 4 का भाग कितनी बार जाता है, 15। तो अपने पास जो AB है, AB कितनी आ जाएगी, 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान तरीके से हम इस सवाल को हल करते हैं। ध्यान रखें, ऐसा एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा, उसमें यदि क्षेत्रफल दिया है, परिमाप दिया है, क्षेत्रफल या परिमाप दोनों में से कोई भी दे सकता है, और कोई किसी एक भुजा को अपने को दिया होगा और उसके समान दूसरी भुजा अपने को निकालनी होगी, तो क्या करेंगे हम, दूसरी भुजा का अनुपात और इनके जो परिमाप या जो क्षेत्रफल दिया गया है उनका अनुपात समान रखकर इस सवाल को हम, या ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। अगला सवाल दिया गया है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 पाई वर्ग मीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अपने को दिया हुआ है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अपने को निकालनी है त्रिज्या। सबसे पहले सवाल को समझना बहुत जरूरी है, सवाल में क्या दिया गया है, क्या पूछा गया है, इन दो चीज़ों का अपने को विशेष ध्यान रखना है। और जैसे हम सवाल पढ़ेंगे
अपने माइंड में सबसे पहला यही सवाल बनना चाहिए कि ये सवाल किस चैप्टर से या किस प्रश्नावली से उठाया गया है। तो हम देखेंगे ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन जो अपनी यूनिट है उस यूनिट से सवाल लिया गया है। जैसे ही गोला दिया गया और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो अपन जानते हैं कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या है, 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई r स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्या निकालनी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम्म, क्या लिखेंगे, 4 पाई r स्क्वायर बराबर 100 पाई। क्या लिखेंगे, 100 पाई। सबसे पहले हम इजी वे में क्या कर लेंगे, पाई से पाई कट कर दिया। पाई से पाई क्या कर दिया, कट। तो अपने पास क्या बचा, 4r स्क्वायर इक्वल टू 100। अब यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ से 4 से 100 अपने पास कट हो सकते हैं। तो r बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 4 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 25। r स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 25। तो अपने पास r बराबर कितना आ जाएगा, 25 का हम क्या करेंगे, 25 का क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। जब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो जो अपने पास आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या पूछी गई थी वो त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर। कैसे किया, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दिया है वो सूत्र के बराबर रख लिया और फिर अपने इसको इजी वे में हल कर दिया और आसान तरीके से बिल्कुल कम टाइम वेस्ट किए इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। अगला सवाल नंबर 6। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का अपने को क्या निकालना है, आयतन निकालना। तो अर्धगोले का आयतन का जो फॉर्मूला है वो होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। तो यहाँ पर पाई का मान हम 22/7, 2/3 और पाई का मान अपन ने रख दिया 22/7। अब गुणा में क्या करेंगे, आर आर का मान अपने पास 3.5 है, तो ये 3.5 का क्यों कर लिया, क्यूब। अब देखिए इसको सरल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाती है सरल करने के लिए सबसे आसान तरीका होता है इनको कट करने का। तो जैसे हम कट करेंगे इनको, तो कट करके जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग अपना आंसर आ जाएगा 89.83 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल आसान तरीके से ये सवाल करने के लिए और इस प्रकार के सवालों को करने के लिए अपने को सूत्र याद होना बहुत ही जरूरी है। जब सूत्र याद होगा तो हम इस सवालों को हल करेंगे। और सूत्र कब याद होगा, जब हम सवालों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे और जैसे जैसे सवालों को प्रैक्टिस करते जाएंगे और सूत्र को बार बार लिखेंगे तो अपने को ये सूत्र माइंड में सेट हो जाता है और अपन सवालों को हल कर पाते। अगला सवाल नंबर 7। निर्देशांक 4 3 में भुज और कोटि ज्ञात कीजिए। अपने को बताना है भुज और कोटि और निर्देशांक दिया गया है 4 और 3। 4 और 3 में भुज और कोटि। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स अक्ष एक्स अक्ष को भुज कहा जाता है, एक्स अक्ष को क्या कहा जाएगा, भुज। और वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, कोटि। वाई अक्ष को क्या कहा जाएगा, कोटि। तो यहाँ पर देखेंगे कि 4 और 3 में एक्स अक्ष कितना है, 4। तो एक्स अक्ष 4 है तो इसलिए अपनी भुज है वो कितनी हो जाएगी, 4। और 3 क्या है, वाई अक्ष। तो कोटि, कोटि कितनी हो जाएगी, 3। वाई का या वाई निर्देशांक का मान कोटि और एक्स निर्देशांक का मान भुज कहलाता है। और ऐसा सवाल बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपके एग्जाम में सवाल आए तो इसको इस प्रकार हल कर सकते हैं, एक्स निर्देशांक भुज और वाई निर्देशांक क्या होगा, कोटि होगा। नेक्स्ट वाले, आर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड या त्रिज्या नहीं है, त्रिज्य खंड जिसका कोण अंशों में थीटा है उसका क्षेत्रफल बताना है। अब थीटा वाला, थीटा जो कोण है उसका मान क्या दिया हुआ है, थीटा, और त्रिज्या दी हुई आर। अब त्रिज्य खंड क्या होता है, एक वृत्त का एक वृत्त एक वृत्त का
एक त्रिभुजाकार हम टुकड़ा कट कर लेते हैं, तो जो एक खंड, खंड का मतलब जो एक भाग होता है उसे क्या कहेंगे हम, त्रिज्य खंड। और ये त्रिज्य खंड, यहाँ पर क्या होगा, सेंटर पर एक कोण होगा और आर क्या होगी, त्रिज्या। तो उसके लिए जो फॉर्मूला अपने पास होता है त्रिज्य खंड का, वो होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस सूत्र को अपने को याद कर लेना है। याद करने का मतलब है सवालों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, त्रिज्य खंड निकालने के सवालों को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रैक्टिस करते समय हमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र को बार बार लिखना पड़ेगा। और जब सूत्र को हम बार बार लिखेंगे तो अपने आप ये माइंड में सेट हो जाएगा, इसे अपने को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में कभी भी फॉर्मूलों को रटा नहीं जाता है, हमें क्या करना होता है, सवालों को बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। अलग अलग प्रकार के सवाल करेंगे, सूत्र को हर बार लिखते जाएंगे, तो सूत्र अपने आप माइंड में सेट हो जाते हैं, उन्हें रटने की कोई ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य के उन्नयन कोण में वृद्धि 0 से 90 डिग्री होने से किसी मीनार की परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन होगा। अपने को परछाई की लंबाई में क्या परिवर्तन हो रहा है बताना है। परिवर्तन का मतलब है परछाई में कमी हो गई या परछाई में की लंबाई में बढ़ोतरी हो गई। तो हम जानते हैं जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ होता है, उदय होने के बाद ऊपर की तरफ जैसे जैसे सूर्य की स्थिति परिवर्तित होती है, उस प्रकार जो परछाई, जैसे देखते हैं हम, जो मॉर्निंग टाइम जैसे सुबह है, तो सुबह जब परछाई होती है, हाँ, जैसे जैसे सूर्य की स्थिति ऊपर की तरफ बढ़ेगी, हम देखते हैं कि मॉर्निंग टाइम में जो परछाई की लंबाई होती है वो लंबी होती है, और जैसे जैसे दोपहर का समय होता जाता है उस समय क्या होगा, जो परछाई है वो घटती जाती है। तो यहाँ पर 0 डिग्री, 0 डिग्री से जो उन्नयन कोण है वो धीरे धीरे लगातार होता जा रहा है। जैसे यहाँ पर अपन देखें तो ये 0 डिग्री, अब 0 डिग्री से क्या हो रहा है, जैसे इस तरफ देख ले तो यहाँ से ये दिशा चेंज कर लेते हैं। ये जैसे ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये 0 डिग्री, लेकिन जीरो से जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90। तो जब मॉर्निंग टाइम होगा तो जो कोई परछाई है मीनार की वो लंबी होगी, और धीरे धीरे जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा परछाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये परछाई में क्या परिवर्तन होगा, कम होगी। हम आंसर में क्या लिखेंगे, परछाई क्या होगी, कम होती जाएगी। तो ये बिल्कुल आसान तरीके से। अगला सवाल नंबर 10, यहाँ पर दिया हुआ है वर्गमूल 1 - sin² 40/cos 40, वर्गमूल या √1 - sin² 40 डिवाइड बाई 40 का सरलतम मान लिखिए। अपने को इसका मान निकालना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, इसको मैं क्या मान लूँ, 40 को एक थीटा मान लो। तो मैं इसको क्या लिखूँगा, वर्गमूल में 1 - sin², और 40 को हमने क्या मान लिया, थीटा। हम जानते हैं कि 1 - sin² थीटा को हम क्या cos² थीटा लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि सरल समय का नंबर फर्स्ट हम जानते हैं कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। तो हमें क्या करना है, cos² का मान निकालना है। तो sin² को मैं 1 की तरफ भेजूंगा तो ये आ जाएगा cos² थीटा इक्वल टू 1 - sin² थीटा, या फिर cos थीटा बराबर क्या आ जाएगा, वर्गमूल 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा वर्गमूल बराबर क्या होगा, cos थीटा। तो इस जो अपन ने यहाँ पर 1 - sin² थीटा लिया है, 1 - sin² थीटा, 1 - sin² थीटा की जगह अपने क्या आ गया, cos थीटा, वर्गमूल में 1 - sin² थीटा की जगह cos थीटा। अपन यहाँ पर थीटा 40 डिग्री की जगह मैंने क्या लिया था, थीटा। तो इस पूरे की जगह मैं cos थीटा लिख सकता हूँ। अब थीटा का मान क्या है, 40 डिग्री है, तो cos 40 और डिवाइड में क्या है, cos 40। तो cos 40/40 इसको हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। क्या आ जाएगा, 1। बिल्कुल आसान तरीके से देखिए, 1 - sin² 40 और 40 का था, तो हमने क्या कर दिया, सर्व समय का नंबर फर्स्ट sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, इसका ही यूज़ किया है, और इसको प्रयोग करने के बाद हम इसको सरल करेंगे आगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, हाँ, अब आ गया खंड ब। साथियों, समय अभाव के कारण खंड ब या पार्ट बी
इस क्लास में हम नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। उस क्लास में हम पार्ट बी और पार्ट सी दोनों अच्छे तरीके से और आसान भाषा में बिल्कुल समझा देंगे आपको। तब तक के लिए शुक्रिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, और क्लास के अंत तक आप बने रहें तो थम्स अप ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।